स्वागत है 2026 के पहले एपिसोड में। ये साल का पहला एपिसोड है। आज हमारे पास बहुत सारा माल मटेरियल है, उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। तो चलिए फिर आपके साथ शुरू करते हैं। A fase foi liberada, cadê o convoque? Vai porque ela é boa. तो शुरुआत कुछ कुछ फ़नी चीज़ों से करते हैं। ये जो मौलाना साहब हैं, भाई साहब, ये सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात कर रहे थे। और देखो कैसे उड़ता हुआ तीर आया और कितना बुरी तरह से मारा है, फुटबॉल बना दिया उनका। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब इनका ये सबको मुसलमान बनाने वाला जो सपना था, उससे जगे होंगे, नहीं जगे होंगे तो अभी और भी ऐसी व्यवस्था इनको मिलती रहेगी। हाथ में चोट लगे तो और मारेंगे वहीं चोट। फिर ऐसे करा लगा नहीं। कहाँ रहता है? बोरिंग रोड। सम्राट चौधरी जी यहाँ रहता है। नहीं सर, मैं तो बीजेपी एमपी हूँ। नहीं सर, किसी थाना बुला। ठीक है, हम बोल दिया। कहाँ लेके जाना सर? ठीक है भाई, छोड़ भाई क्या करता है? चार को लाइफ खराब हो जाएगा। ऐसे थाना लास्ट में इसका जब फाइन नहीं भरेगा ना सर, हम भर देंगे सर। मैं 10 गुना नहीं दे पाएगा। 10 गुना ही तू भरेगा। इसके लिए तो तू मतलब तेरा वीडियो बन के तेरा देखना 10 गुना ही भरना पड़ेगा भाई। ये संभवतः जो वीडियो बताया जाता है ये बिहार का है और कोई बंदा जिसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, ये पूरे थाने में है और उसके साथ इतनी बदसलूकी कर रहा है और गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है कि तू सम्राट चौधरी के यहाँ रहता है, मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा। तो बीजेपी जो जो अपने आप को, मतलब बीजेपी तो नहीं, जो दूसरी वामपंथी हैं या जो कांग्रेसी हैं, वो जो बीजेपी को बोलते हैं कि ये डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप है इनकी, ये बहुत ही वैसे रहता है। तो देख लो, ये तो हालत है। इनसे पुलिस नहीं संभल रही, पुलिस इनके नाम पे लोगों को मार रही है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत शर्मनाक है। वैसे तो हम बात करते हैं कि बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे, पर इससे तो नहीं हो पाएगा। जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो ऐसे ट्रीट कर रहा है लोगों को कि तू किसी पार्टी का सपोर्टर है या किसी के यहाँ रहता है तो तेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। तो क्या ही बोला जाए, भगवान ही मालिक है ऐसे में बिहार का। संभवतः ये जो वीडियो है वो मीम है, बेसिकली मीम ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है उसकी जो बेल के लिए अर्जी थी उसको खारिज कर दी है। तो इसी पे है ये। और भी आगे बहुत बाल मटेरियल इस पे, पूरा मजा आएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं और भी। The Supreme Court of India rejects the bail for Sharjeel Imam, an anti-national terrorist, and Umar Khalid. Bail has been denied. Prima facie cases are attracted under the UAPA. The Tukre gang conspirators will continue to stay in jail. This is the big जी ये तो बवाल चीज है। अब इस पे क्या ही बोला जाए। देखो आप, और भी देखो, आगे और भी है। तो कैसे लोग बवाल काट रहे हैं, ऐसे खुश होते हैं ना किसी चीज पे। देख,
ये अपने लिबरल्स कैसे उछल रहे, जैसे वो बर्तन में पॉपकॉर्न डालने के बाद नहीं उछलता, वो वाला हालत तो इन लोगों का हो रखा है। देखते और भी है, अभी और है, बहुत कुछ है, देखते। नंगा सी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भाई साहब निर्दोष उमर खालिद, जिसके लिए जो रुदाली गैंग है वो चूड़ियां तोड़ रही है और विधवा विलाप कर रही है। और ये अकेले नहीं है, ये देखिए ये शर्जील इमाम, ये क्या है। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज़ एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। ये जो महात्मा है, ये कोई ऐसा नहीं कि 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके और चिकन ने काट के और चिकन बिरयानी बनाने की बात कर रहा है। ये जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं उनको काट के इंडिया से अलग करने की बात कर रहा है। ये मुंगेड़ी लाल के सपने देख रहा है, और तब कोर्ट इनके बेल रिजेक्ट करते हैं तो जितने इनके वो लिब्रांडू शिब्रांडू हैं, वो पंचर वाला जुबैर, ये साले जो रोना धोना शुरू करेंगे, मतलब क्या ही बोला जाए इन लोगों को। मतलब ऐसे लोग की भी अगर कोई ये करके आता है, उनके सपोर्ट में अगर कोई खड़ा होता है तो कितना गिरा हुआ आदमी, आप देख लो कि उसको सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है, उसको नहीं लेना देना कि आपका देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और शर्मनाक भी है। ऐसे लोग अभी भी, अब तक मेरा तो ये मानना है कि अब तक इसको फांसी वासी पर लटका के खत्म करो, साला खा रहा होगा देश का। ऐसे गद्दार लोग देश का एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा भी खाते हैं तो वो भी नुकसान ही है, उसका कोई फायदा नहीं है, देश को ये कुछ दे नहीं रहे हैं साले, और उल्टा ये उल्टी सीधी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसको लटकाओ, कब तक ये बेल और जेल और ये सारी चीजें देखते रहोगे, निपटाओ, कहानी खत्म, एक दिन ही बैठ के सब रोएंगे आराम से। ये हर रोज क्या, हर 2-4-6 महीने पे इसने रिजेक्ट कर दी, उसने रिजेक्ट कर दी, ये रोना वो धोना, समझ नहीं आता, जमता नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक बार फाइल निपटाओ, बात खत्म। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे,
तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ इंडियन के प्रधानमंत्री हैं ये, और इनके क्या शब्द हैं कि जिसने अपनी माँ का अपमान होते हुए देखा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि B.R. अम्बेडकर जो थे, उनके माँ का अपमान किसने किया था? किसी एक ने किया होगा, किसी दो ने किया होगा, मैं कहता हूँ पूरे एक गांव ने किया होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर उनके द्वारा जो रूल रेगुलेशन और जो कानून बने, उसका दंश पूरे भारत के हर एक ब्राह्मण झेल रहा है। मोदी जी ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं? किससे? आखिर किसने उनके माँ को परेशान किया, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं होने दिया, किसने उनको पानी नहीं पीने दिया? जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो वो एक बार ऐसा क्लियर करके बता भी दे कि आखिर वो कौन थे। क्या वो भारतीय स्वर्ण थे, जो कि भारतीय जीडीपी में उनका मैक्सिमम योगदान है, या उन ब्राह्मणों की बात करते हैं जिस ब्राह्मण की वजह से आज ये प्रधानमंत्री हैं, जिसने इनको बढ़ाया था, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर उनके मन में भी ऐसा होता तो फिर ये भी कहीं बदले का सोच रहे होते। और ये प्रधानमंत्री के वर्ड है, अब क्या बोलूं मैं इस पे, क्या ही बोलूं। और अभी इलेक्शन आएगा, बहुत सारे लोग अभी मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद ऐसे करेंगे, और वो शासन में आने के बाद कैसी बात कर रहे हैं इनके ये हैं? आपको लगता है कि ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक प्रधानमंत्री का ये शब्द हो सकता है कि आप उसके माँ, जो भीमराव अंबेडकर थे, उनकी माँ को, उनको किसी ने परेशान किया, इसलिए उन्हें हक मिल जाता है कि पूरे देश में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी स्वर्ण हैं, उन्हें वो परेशान करे, उन्हें टॉर्चर करे, और वो बोले भी नहीं, बोलेंगे तो उन पे SC/ST एक्ट लग जाएगा। मजाक ही है, देश का मजाक है। और ऐसे लोग जाके यहाँ पे बैठे हैं और ये गैर जिम्मेवाराना जो बातें कर रहे हैं, शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री को। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम लोग बाबा साहब का ऐसे हमारे भगवान हैं, हम नशे के घुस में आके काम कर दिए थे। बाबा साहब की माफी मांगते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बाबा राम अम्बेडकर महाराज की जिंदाबाद। ये सभी के भगवान है, हमारे भी भगवान है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा मांगते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठा आदमी ऐसे कमेंट्स पास करता है तो उसके रिपरकशंस होते हैं। ये देखो भाई साहब का क्या हाल हो रहा है, क्या सिचुएशन है। और ये अकेले नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं। वीडियोज हम इतना नहीं दिखा सकते बहुत सारे, पर ये है जो भी है, एक दो वीडियो है मेरे पास, मैं वो दिखा रहा हूँ। और आप देखो कि जब देश का हेड, देश का जो प्रधानमंत्री है, वो ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने लग जाता है कि किसी ने फलाने के साथ गलत किया था तो उसको हक मिल जाता है कि वो सबको परेशान करे और सबको टॉर्चर करे, तो फिर ऐसी चीजें देखने को मिलती है और कुछ नहीं। हाँ बोलता हूँ। और नई गिरफ्तारी होगा तो क्या कीजिएगा? ऐसा है साहब, हम लोग की पतन होगी, ब्राह्मण समाज पतन होगी। ये देखिए, पतन हो ही रहा है, कभी होगी। ये दादा रो रहे हैं भाई। पूरे मैं जिले की बात बता दे रहा हूँ, मेरे जिले के 4-6 चाटुकार दलाल नेता इस जिले को चला रहे हैं। SC/ST के नाम पे धन उगाही बंद किया जाए और इस प्रकरण में जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी करके दोषियों को कठोर सजा दिलाने का काम अगर शासन प्रशासन नहीं करता है तो यह ब्राह्मण समाज इस क्षेत्र का स्वतंत्र होगा कि वह अपना फैसला तब पतन होना चाहिए, ऐसे लोगों का पतन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो ये बोल रहा है कि कभी फलाने के माँ बाप को परेशान किया, उसको ये किया गया, तो उसको ये पूरा हक है कि वो आपके साथ ऐसी एट्रोसिटी कर सकता है, और ये जस्टिफाइड है, इसमें रोने का कुछ नहीं है। अगर आपका पतन होता है, आप बर्बाद होते हो, आप मरते हो, आप केस में फंसते हो, आपकी लाइफ खराब होती है, आपको कोई जॉब नहीं मिलता, आप किससे कंप्लेंट करोगे, किसको बोलने जाओगे? उसको जिसके रैलियों में आप घूमते रहे हो, जिसको जिताने के लिए आप पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हो, जिसे ब्राह्मण बणियों की पार्टी बोली जाती है,
उसको जिताना चाहते हो, और वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? ये बोल देगा कि आपने जो पहले बोया है वही काट रहे हो, तो करो जो भी करना है। सर, आप अंबेडकर जी का योगदान किस तरीके से देखते हैं इसमें? भाई मैं अंबेडकर साहब का कोई वो एक्सपर्ट नहीं हूँ उन पर। जैसे हमारे जमाने में तो उनकी बुराई होती थी कि अंग्रेजों के साथ होंगे। तो सर थोड़ी आपके जमाने की बता दीजिए। कोई नहीं, अब तारीफ होती है। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये तो भाई देख लीजिए कि भाई 40s में अंबेडकर जॉइन द कैबिनेट व्हेन ऑल कांग्रेस लीडर्स वर पुट इन प्रिजन, और बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया जो कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन वहां का साहब हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरे ख्याल में शफात अहमद खान ने भी ज्वाइन कर, हालांकि वो तो नाइट थे, बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन द कैबिनेट अंटिल कांग्रेस मिनिस्टर्स वर रिलीज्ड। तो जहां तक मुझे याद है, मैं भी रहा, बट बहरहाल ऐसे केसेस हुए। तो अब इस पे तो दो राय हो सकती है कि अंबेडकर को ज्वाइन करना चाहिए थी कैबिनेट उस वक्त, ये नहीं जबकि कांग्रेस वाले प्रिजन में थे। तो सर आज आपको नहीं लगता, या कई लोग ये कहते भी हैं कि अंबेडकर को डिजर्विंग प्लेस पॉलिटिकली अभी मिला है, उनको जो रिस्पेक्ट है वो आज के जमाने में मिली है? भाई उस वक्त बहुत इश्यूज थे कि जब नेशनल मूवमेंट के बाहर थे अम्बेडकर, तो ये तो बहुत बड़ा इशू जमाने का था। अब उसको भूला जाना है तो वो भूलने दीजिए। तो क्या सर पर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तो बात कर रही थी तब? सोशल रिफॉर्म तो एक चीज है, लेकिन अंग्रेजों से मिलके सोशल रिफॉर्म करना है या नेशनल इंडिपेंडेंस हो उसके साथ सोशल रिफॉर्म करना है, दो दूसरे इशू, दो बिल्कुल अलग इशू है। तो अम्बेडकर की तो पॉलिसी ये थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलके करेंगे, क्योंकि इनका राज है इस वक्त। तो यही मेन डिफरेंस था। तब ये वामपंथी हिस्टोरियन है जावेद हबीब, इरफान हबीब, देखिए क्या बोलता है। बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उनको भगवान बनाया बीजेपी ने, उससे पहले कांग्रेसियों ने तो उन्हें बहुत ही जलील किया, उनको कुछ भी नहीं मिला। वो नेहरू से ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो गांधी से ज्यादा 32 डिग्रियां लेके बैठे थे, और क्या मिला उनको? ना वो राजनीति में कहीं के रहे और ना ही उनको गांधी की तरह से सम्मान मिला। अब आपको मैं दूसरा दस्तावेज दिखाता हूं, वहां भी आपको यही मिलेगा। अब ये आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय से इनका वॉल्यूम हिंदी में जो 26वां वॉल्यूम है वो देख रहे हैं। 26वें वॉल्यूम के पृष्ठ संख्या 28 पर देखिए, ये वही बात है, ये हिंदी में है। प्रारूप संविधान की समीक्षा करने वाली समिति। अगर प्रारूप संविधान है ही नहीं, था ही नहीं, तो उसकी समीक्षा के लिए समिति कैसे बनती? और जिस समिति का काम समीक्षा करना है उसका नाम प्रारूप समिति कैसे हो जाएगा? आप बताइए भाई। जो कमेटी बनी है कॉपी जांचने के लिए, तो उसका नाम उत्तर लेखन समिति कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए इसके नाम में ही पहले खेल किया गया है। प्रारूप संविधान की समीक्षा करने वाली समिति, आप देखिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के वॉल्यूम, हिंदी मीडियम का वॉल्यूम 26 के पृष्ठ संख्या 28 पर प्रकाशित है, आप देख लीजिए। और इसके बाद में संविधान सभा की डिबेट से भी दिखाऊंगा। प्रारूप संविधान की समीक्षा करने वाली समिति, संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को प्रस्ताव पेश करते हुए श्री सत्यनारायण सिन्हा जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मुझे यह प्रस्तावित करने की अनुमति देने की कृपा करें। यह सभा संकल्प करती है कि श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये कानून मंत्री थे, इस नाते माननीय लगा हुआ है, श्री K.M. मुंशी, श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर B.L. मित्तर, श्री D.P. खेतान की एक समिति सभा में किए गए विनिश्चय के आधार पर सभा के कार्यालय में तैयार किए गए भारत के प्रारूप संविधान की समीक्षा करने तथा आवश्यक संशोधन सुधारने के लिए नियुक्त किए जाएं। यानी इनके सदस्यता में एक समिति नियुक्त की जाए
जिसका कार्य है प्रारूप संविधान जो पहले से तैयार है उसकी समीक्षा करें और आवश्यक सुझाव दें। फेरबदल करें जी नहीं, खुद फेरबदल नहीं कर सकते, समीक्षा करें और सुझाव दें। आइए अब हम आपको संविधान सभा का भी दस्तावेज दिखा देते हैं, जिससे कि आप एकदम कंफर्म हो जाएं कि जो देख रहे हैं वो पक्की प्रमाणित चीजें हैं। CAD कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 29 अगस्त 1947 हिंदी PDF है, ये आप देख लीजिए। शुक्रवार 29 अगस्त 1947 भी भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। अब ये जरा देखिए, हाउस कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो गया। ये इसके बाद इस पेज पर एक पेज और आगे आएंगे, ये इसका नाम ही है संविधान सभा की डिबेट में भी देखिए, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, विधान मसविदे की जांच कमेटी। जब इसका नाम है जांच कमेटी, संविधान सभा की डिबेट में लिखा हुआ है जांच कमेटी, तो फिर इसको किसने ड्राफ्टिंग कमेटी कहकर के पहली बार संबोधित कर दिया? यह अभी ध्यान देने वाली बात है, मैं खोज निकालूंगा। इस तरह से स्पष्ट है कि यह मसविदे की जांच कमेटी है, यानी यह कमेटी जांच कमेटी है, स्क्रूटनाइजिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी नाम जानबूझ करके शरारतपूर्ण भाव से थोपा गया, जिससे कि आगे चल करके BN राव के कार्य को ढका जा सके। ये जो टीचर के द्वारा कहे गए एक एक शब्द ये बाबा साहब के बुक से ली गई है, ना कि इनका अपना राय है कि ये कोई भी कहानी बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं। और आज भी लोग, अगर BN राव का नाम ले लिया जाता है कि वो संविधान बनाने में उनका योगदान है संविधान में, तो लोग चिढ़ जाते हैं, लड़ने झगड़ने को आतुर हो जाते हैं। अब करो, आप जवाब दो इस बुक का, या तो बाबा साहब ने बुक अपनी गलत लिखी थी। चलिए, बहुत सारी सीरियस बातें होगी, अब थोड़ा हल्की बातें कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पहले ब्लॉगर की, डेली ब्लॉगर, जो हमारे नेहरू जी। उस जमाने में जब कैमरा बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होता था, ऐसे में उनके डेली के ब्लॉग आते थे। वो सुबह कब जगते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, उनकी फैमिली क्या करती है, कौन क्या खाता है, ये हर रोज रिकॉर्ड होता था और उसको आर्काइव किया जाता था, रखा जाता था। कई बार सिनेमा मूवी हॉल जो होता है उसमें पहले मूवी चलने से पहले वो वीडियो दिखाई जाती थी। तो मैं तो कोई माने ना माने, मेरा ये मानना है कि ब्लॉगिंग की जो शुरुआत है इंडिया में वो नेहरू जी ने की थी। With all the manifold tasks and responsibilities, there is a simplicity in his own way of life. He is at work from an early hour in his study at home. Then comes breakfast with family. Indira, his daughter, and grandsons Rajiv and Sanjay. India's Prime Minister begins his day with a smile, and often the world smiles back at him. Time permitting, Grandpa takes a stroll in the garden. It's not every day that he can relax, but when he does, he brings to life the picture of a happy family, just like happy families everywhere in the world. These are Himalayan pandas, the Prime Minister's favorite pets. Every morning he feeds them with his own hands, and if he didn't do it, they would most probably go on strike.
हाँ, ये लेफ्ट वाले हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर कभी भी, सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी भी आपने इन लोगों को बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिसमें इनकी सपोर्ट की पार्टी है टीएमसी, कांग्रेस, ये इन लोगों की सपोर्ट की है, गठबंधन है, कभी देखा आपने इनको प्रोटेस्ट करते हुए? नहीं, इनको चिंता ही नहीं अपने देश की, इनको चिंता विदेशों में है, विदेशी वहीं से फंड आता है तो वहीं की चिंता करेंगे। सिंपल सी बात है। इंडिया गवर्नमेंट तो इनको निपटाना चाहती है, तो उसके सपोर्ट में क्या ही जाएंगे। खैर क्या ही बोले, अब ये वामपंथी है, इनका सब माफ है, ये लेफ्टिस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं, सब माफ। एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है ओवैसी का, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में जाके और वहां के जो हेड था, लीडर था, उसको उठा लिया, वैसे क्यों नहीं भारत भी जो पाकिस्तान में, इंडिया में अटैक करने वाले मास्टरमाइंड्स हैं उनको उठा लेता है। तो भैया पहली बात, ये काम सिर्फ अमेरिका कर सकता है, बाकी किसी देश में ये नहीं है, बाकी कोई देश नहीं करता ये। रसिया, यूक्रेन, रसिया कितना बड़ा, यूक्रेन इतना से छोटा देश। रूस अगर चाहता, पुतिन, तो वो कब का जाके यूक्रेन में जाके और उसको उठा लेता जो वहां का है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ यूएसए ही कर सकता है। और यूएसए इस वजह से कर सकता है कि जब आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया का जो रक्षा का बजट है वो अकेले यूएस का बजट है। तो उसके पास, जब आपके पास आपका पेट भरा हो ना, तब आप ऐसी बकरचंटी में ध्यान दे सकते हो, चलता है। पर अब आपके अपने स्ट्रगल हैं और आप ऐसे में जाके दूसरे देश में हमला करो, उससे पंगे लो, मुझे नहीं लगता कि ये चालाकी का काम है। और आज कई लोग ये भी बोल रहे हैं, जो वामपंथी है वो ये भी बोल रहे हैं कि किसी दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, सोशल मीडिया पे फोटोज सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें एक तरफ बांग्लादेश की फोर्स है और दूसरे तरफ पाकिस्तान की फोर्स है, और नरेंद्र मोदी को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि भारत कोई ऐसा टूट-पूजिया देश नहीं है, ठीक है। और भारत की जो पावर है कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ये बांग्लादेश और ये तो साले कुत्ते के पिल्ले, इनके तो छोड़ दो। यूएस की भी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया से पंगे ले, मतलब ऐसी कुछ हरकतें करे। और सबसे बड़ी बात, ऐसी हरकतों के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ऐसी छवि नहीं है मोदी की कि कोई आके और उसके साथ ऐसा करे। और इनकेस अगर ऐसा है भी तो यूएस की तो मजाल नहीं है कि वो इंडिया से आके ऐसा करे, क्योंकि कभी हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था, देखिए। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। और परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव शंभू, जय भोलेनाथ।